नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 6 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड वेस्टेज से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया को अपने जो न्यूक्लियर एनर्जी लॉज हैं वो चेंज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेंसस से संबंधित और लास्ट में हम एथिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फूड वेस्टेज से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आपको एक सिनेरियो देता हूँ, आप ऐसे वगैरह में ऐसा सिनेरियो लिख सकते हो। सिनेरियो क्या है, सोचो एक गांव में 10 किसान हैं। एक गांव में 10 किसान हैं, सबने मिलके 100 किलोग्राम गेहूं प्रोड्यूस किया, पर मार्केट तक सिर्फ देखो 100 किलोग्राम पहुंचने के बजाय सिर्फ 60 किलोग्राम पहुंचा और 40 किलोग्राम रास्ते में ही खराब हो गया, सड़ गया या फिर गिरा दिया गया, कुछ भी। तो देखो कितना बड़ा वेस्टेज होगा ये। मतलब किसान की मेहनत गई, 40 किलोग्राम अनाज पहुंच ही नहीं पाया ना मंडी तक, सड़ गया या गिरा दिया गया। किसान की मेहनत वेस्ट हुई, इतना सारा पानी वेस्ट हुआ जो सिंचाई में यूज हुआ, और कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, मतलब कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा। तो सोच के देखो, मतलब 30-40% अगर फूड ग्रेन मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता है तो कितना सारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जा रहा है। ऐसे ही दुनिया में देखो हर 5 में से 1 रोटी ना वेस्ट हो रही है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जितना होता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसका 20% वेस्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ 78 करोड़ जो लोग हैं ना वो फिर भी भूखे हैं। भूखे का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, हिडन हंगर भी है, मतलब आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। पूरे वर्ल्ड में 15 करोड़ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं। मतलब एज के हिसाब से बच्चों की जो हाइट है ना वो कम है। ये बहुत बड़ा फूड पैराडॉक्स है, जहां कुछ लोगों के प्लेट में ज्यादा है और कुछ के पास में खाना है ही नहीं। पॉइंट वाइज फॉर्म में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें। ये सारा डेटा मैंने आपको बताया जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। आप बताइए कितना खाना वेस्ट होता है। और जो खाना वेस्ट होता है ना, एक इंपॉर्टेंट फिगर आप जानिए। अगर मान लीजिए फूड वेस्टेज से जो एमिशन होता है वो एक कंट्री होता ना, तो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एमिशन फूड वेस्ट से ही होता, चाइना और यूएस के बाद में। नहीं समझे? बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझे होंगे इस बात को। आसान भाषा में समझाता हूं। देखो जब फूड सड़ता है ना, खराब हो जाता है, तो सिर्फ वो स्मेल नहीं करता, उससे निकलता है मीथेन। क्या निकलता है? मीथेन। और मीथेन क्या है? मीथेन है एक ग्रीन हाउस गैस। मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है ना, इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। ये CO2 से 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से खाना सड़ रहा है तो एमिशन भी हो रहा है। और कितना ज्यादा एमिशन हो रहा है स्केल बताने के लिए राइटर बोलते हैं चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एमिशन अगर होता है तो वो फूड वेस्टेज की वजह से होता है। इतना बड़ा स्केल है प्रॉब्लम का, समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशंस का डेटा है। यूनाइटेड नेशंस का डेटा क्या कहता है? पहले मैं इसको हटा देता हूं, एक सेकंड रुकिए आप, हटा देता हूं। यूनाइटेड नेशंस का डेटा ये कहता है पूरे वर्ल्ड में ना 8 से 10% का जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ना वो फूड वेस्टेज से होता है। कंपेयर करो, एविएशन सेक्टर में जितना फ्यूल जलता है उसका देखो 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन फूड वेस्टेज से होता है। और जो शुरुआत में मैंने बात की वो तो आपको बताया ही कि हर दिन देखो 1 बिलियन जो मील्स हैं, 100 करोड़ मील वेस्ट हो जाते हैं। 783 मिलियन लोगों को खाना मिलता नहीं है, वो खाना ढूंढ रहे होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जहां देखो 20% फूड वेस्ट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में यह आंकड़ा 30 से लेकर 40% है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा पुअर होता है। और देखो जब आपके घर में खाने की प्लेट डस्टबिन में जाती है ना, तो हमेशा याद रखना आप पानी वेस्ट कर रहे हो, खाद वेस्ट कर रहे हो, बिजली वेस्ट कर रहे हो, डीजल वेस्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट सब वेस्ट हो रहे हैं। जब आपने एक रोटी फेंक दी तो समझो न जाने कितना लीटर पानी वेस्ट हो गया, किसान की मेहनत गई और इन्वायरमेंट का डैमेज हुआ अलग। फिर राइटर बोलते हैं देखो
इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12.3, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 12.3, ये बोलता है कि 2030 आते आते जो फूड वेस्टेज है ना, चाहे वो रिटेल लेवल पे हो या फिर कंज्यूमर लेवल पे हो, जहां पे भी हो, ये पर कैपिटा फूड वेस्टेज को ना हमें आधा करना है, 50% कम करना है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टारगेट 12.3। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अलग अलग देशों ने ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अपना प्लान दिया है कि वो क्या करेंगे एमिशन को कम करने के लिए। तो उनमें से ना सिर्फ 21 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने देखो एमिशन कम करने के लिए फूड वेस्टेज कम करने की बात कही है। ज्यादातर देश सीरियस ही नहीं है फूड वेस्टेज को कम करने को लेके। इंडिया तो अमंग लीडर्स हैं जिसने बोला है कि हम फूड वेस्टेज कम करेंगे जिससे एमिशन कम होगा। और फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स भी हैं। जैसे सबसे पहले है प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम। ये देखो, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम, इसमें क्या है, ये देखो एग्री प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए है। मतलब खेत से मंडी तक जो फूड ग्रेन है स्मूथली पहुंचे, वेस्टेज कम से कम हो, पैकेजिंग अच्छे से हो, स्टोरेज अच्छे से हो, प्रोसेसिंग अच्छे से हो, प्रिजर्वेशन हो, इन सब चीज़ों पे फोकस करती है पीएम किसान संपदा योजना। फिर देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है ना कि आप इतना माल प्रोड्यूस करोगे फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो ऐसी ही पीएलआई स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी सरकार ने लॉन्च की है। भाई जितना ज़्यादा फूड आप प्रोसेस करोगे उतना फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा, ताकि फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा हो और वेस्टेज कम से कम हो। सरकार ने फोकस किया है फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पे। फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सकता है, खराब ना हो। सरकार फोकस कर रही है पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स की ऐसे होनी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की, कि ना ज़्यादा सेल्फ लाइफ हो फूड प्रोडक्ट्स की। जैसे आपने ना अमूल का पैक देखा होगा, अमूल कंपनी का या फिर पेपर बोट कंपनी का टेट्रा पैक होता है, दूध खराब नहीं होता। तो ऐसी ही जो पैकेजिंग है वो दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ की जाए। आज के समय में जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा एस्थेटिक्स वाली होती है, दिखाने के लिए ज़्यादा है, सुंदरता बढ़ाने के लिए ज़्यादा है, लेकिन सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए पैकेजिंग नहीं होती, जबकि उस पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, अभी सरकार देखो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फिजिकल सपोर्ट सरकार प्रोवाइड कर रही है। मतलब पैसा वगैरह, सब्सिडी वगैरह सरकार प्रोवाइड करती है कि आप कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी इस्टेब्लिश करो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसके बाद बात आती है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या क्या है? प्रॉब्लम अगर पता हो तो सॉल्यूशन लिखने देखो आसान है। जैसा शुरुआत में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो चीज़ क्या थी? 17% फूड तो देखो वेस्ट होता है कंज्यूमर लेवल पे, यानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं मिल के 17% फूड वेस्ट। तो हाउस होल्ड लेवल पे क्या होना चाहिए? मील प्लान करो, ज़्यादा मत बनाओ खाना, और जो खाना बच गया है उसको क्रिएटिवली रीयूज़ करो, या तो किसी और के काम आ जाए या फिर आप अपने घर में रख रहे हो तो उसको रीयूज़ करो, फ्रिज में रखो। और फ्रिज में भी आइटम ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले होने चाहिए। जो आपने पहले रखा उसे ही पहले निकालो यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं, आमतौर पे होता क्या है, फ्रिज में हम रखते रहते हैं, बर्तन रखते जाते हैं, जो सबसे लास्ट में रखते हैं उसे ही पहले निकाल लेते हैं, लेकिन जो पिछले दिन रखा था उसका नंबर आता ही नहीं, तो ये गलत होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, जिसे पहले रखा उसे ही पहले निकालो यूज़ करने के लिए। फिर जो बचा हुआ खाना है उससे कंपोस्ट बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए। मतलब किसानों को भी ज़्यादा अवेयरनेस हो कि कैसे खाद बनाई जा सकती है वेस्ट से। वेडिंग और बुफे में ना थोड़ा अच्छे से कंट्रोल्ड मैनर में खाना सर्व करो। ऐसा नहीं कि बुफे में कई बार होता है भर भर के प्लेट भर लेते हैं, बाद में वो खाते ही नहीं है तो वो सारा वेस्ट हो जाता है। केरला में ना कुछ पंचायतों ने वेडिंग वेस्ट ऑडिट स्टार्ट किया है, अच्छा कंसेप्ट है। और पंचायत जब ऐसा करती है तो सोशल अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। सिंगापुर में एक और बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ हो रही है आजकल। सिंगापुर में ना जो फूड कोर्ट्स होते हैं मॉल वगैरह में, वहाँ पे चैलेंज दिया जाता है, नो लेफ्ट ओवर चैलेंज, मतलब कोई भी खाना छोड़ेगा नहीं। तो इससे भी अच्छा संकेत जा रहा है, मतलब लोग इस चैलेंज को ले रहे हैं और सोसाइटी में एक स्टिग्मा टाइप बन रहा है कि खाना नहीं छोड़ना है।
फिर देखो इसके बाद एक पॉइंट सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित भी है। जब देखो इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो, फूड वेस्टेज की बात हो, सर्कुलर इकोनॉमी तो ऐसा कीवर्ड है, हर जगह आप प्लेस कर सकते हो। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कल परसों भी मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट डे पे, यूज़, रीयूज़, रिसाइकल, ये 3 साइकिल चलता है से यूज़, रीयूज़ और रिसाइकल। तो इसमें कैसे सर्कुलर इकोनॉमी काम कर सकती है? जैसे वेस्ट है, वेस्ट का कंपोस्ट बना देना, बायोगैस जो प्लांट है उससे एनर्जी मिलना, और पैकेज्ड जो पैकेजिंग है उसको बायोडिग्रेडेबल रखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्कुलर इकोनॉमी में यहाँ पर। तो ये सारे कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। जैसे सेल्फ लाइफ है, एग्जामिनर इन्हीं कीवर्ड्स को देखेगा। सेल्फ लाइफ एक कीवर्ड है, इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी एक कीवर्ड है, फूड पैकेजिंग एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइन तो देखो अपने आप बना लोगे। और सरकार की स्कीम्स जो हैं, पीएम किसान संपदा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो कि देखो ये जो इशू है ना फूड वेस्टेज का, ये सिर्फ किसान या सरकार का इशू नहीं है, ये देखो हमसे भी जुड़ा हुआ है। हर प्लेट, हर किचन, हर फ्रिज की ये प्रॉब्लम है फूड वेस्टेज। तो सभी स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सरकार को बढ़िया पॉलिसीज लॉन्च करनी पड़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, फूड कम से कम वेस्ट करें, और प्राइवेट सेक्टर में भी इनोवेशन आनी चाहिए फूड वेस्टेज को रोकने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्या इंडिया को अपने न्यूक्लियर एनर्जी लॉज जो हैं वो चेंज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए? आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो ये एक इंटरव्यू है, लेकिन ना हम इसको थोड़ा वैसे डिस्कस करेंगे कि हाँ करने चाहिए, अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्यों नहीं करने चाहिए, और शुरुआत में थोड़े बेसिक्स और बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि पूरा मुद्दा आखिरकार है क्या। सबसे पहले आप बेसिक्स और बैकग्राउंड जानिए। देखो इंडिया का टारगेट ये है कि हमें ना 2070 से पहले नेट जीरो जो कार्बन का स्टेटस है वो अचीव करना है। मतलब जितना कार्बन देश में एमिट हुआ उतना ही एब्जॉर्ब हो गया। तो इस दिशा में ना, इस टारगेट को अचीव करने में ना, न्यूक्लियर एनर्जी का जो रोल है बहुत बड़ा हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि देखो न्यूक्लियर एनर्जी भी ना स्टेबल है 24/7 न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी की तरह सिर्फ दिन दिन में प्रोड्यूस होगी, रात को नहीं होगी, या फिर विंड एनर्जी की तरह सिर्फ जब विंड चलेगी तभी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अभी इंडिया की इंस्टॉल्ड जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो कितनी है? सिर्फ 8 गीगावाट की है। लेकिन देखो टारगेट हमारा ये है 2047 से पहले हम हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को ना 100 गीगावाट ले जाना चाहते हैं। लेकिन देखो इसमें रुकावट जानते हो क्या है? रुकावट है इंडिया के ऑलरेडी जो लॉज हैं। जैसे देखो सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। जो ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है ना, ये कानून बोलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ना, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सिर्फ मोनोपोली रहेगी किसकी? स्टेट की। तभी तो आज के समय में जो NPCIL है, NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और सिर्फ यही डील करती है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में। और कोई प्राइवेट कंपनी आप नहीं देखोगे, और कोई आप देखोगे ही नहीं। मतलब फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे रुकावटें हैं। फॉरेन कंपनी की क्या रुकावट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो कंपनी है ना NPCIL, अब ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो मुद्दा ये है कि ये जो कानून है ना, रुकावट है। ये कानून बोलता है कि सिर्फ स्टेट की मोनोपोली है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के मामले में, प्राइवेट कंपनीज एंटर नहीं कर सकती। ये पहला कानून रुकावट है। फिर दूसरा कानून रुकावट है ये सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये कैसे रुकावट है? ये रुकावट देखो ये इसलिए है क्योंकि इस एक्ट का जो सेक्शन 17 क्लोज बी है ना, ये बोलता है कि ऑपरेटर के साथ साथ ना अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए सप्लायर की भी जिम्मेदारी है। सप्लायर मतलब जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है, इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। जैसे यूएसए की कोई कंपनी है, वेस्टिंग हाउस मान लीजिए, अब उसने इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट सप्लाई किए हैं। कल को एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसकी भी गलती है, उसकी भी लायबिलिटी है जिस कंपनी ने माल भेजा है, इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे हैं, जो सप्लायर हैं।
बट ये चीज ना इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल नॉर्म्स ऐसे हैं कि सिर्फ ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है जो न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती। अब हुआ क्या था, 2008 में ना यूएसए और इंडिया के बीच में ना न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। तब देखो यूं लगा था कि यूएसए की जो कंपनीज है ना भर भर के इंडिया में आएगी और न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगी, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्यों? डर गई वो। डर क्यों गई? वो डर इसलिए गई क्योंकि उन्हें लगा यार ये 2010 का जो एक्ट है ना, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इस एक्ट की वजह से ना हम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाएगी, तो इसलिए इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रिएक्टर वगैरह देने का फायदा नहीं है। तो ये दोनों जो लॉज है ना रुकावटें हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब देखो दो लोग हैं यहां पे, एस्ले टेलिस और डी रघुनंदन। एस्ले टेलिस तो ये बोलते हैं कि भैया कानून चेंज करो, तभी फायदा होगा आपको, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो दोनों के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। पहले एस्ले टेलिस के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर लॉज चेंज करने चाहिए। सबसे पहला आर्गुमेंट वो ये देते हैं, ये जो कंपनीज है ना, वेस्टिंग हाउस, अरेवा, वेस्टिंग हाउस की कहां की है? ये यूएस की है, अरेवा फ्रांस की है, तोशिबा जापान की है। सबने देखो इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट लगाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2010 का जो एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये एक्ट रुकावट है जो सप्लायर पे भी लाइबिलिटी लगाता है। तो ये कंपनीज कहती हैं हम क्यों रिस्क लें, इंडिया में क्यों आए हम। समझ गए? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट एस्ले टेलिस ये बोलते हैं, तो ये कानून जो है इंडिया को हटाना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, सप्लायर की जो लाइबिलिटी है वो हटानी पड़ेगी। फिर देखो नेक्स्ट आता है, एस्ले टेलिस बोले हैं कि देखो फिर 2008 में जो इंडिया यूएस ने डील साइन की, उसको साइन करने का मकसद ही क्या रहा फिर? वो तो डील तो मतलब खराब ही हो गई ना जब 2010 में ये एक्ट आ गया इंडिया का। तो और देखो ना सिर्फ फॉरेन कंपनीज बल्कि जो हमारे देश में भी प्राइवेट कंपनीज है ना, वो सप्लाई करने से ना हेजिटेंट हैं। वो कह रही हैं कि नहीं यार, मतलब हम सप्लाई नहीं करेंगे रिएक्टर वगैरह बना के, कल को हमारे ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाए। तो ना सिर्फ फॉरेन कंपनीज बल्कि डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज भी हेजिटेंट हैं। ये देखो, लो इफेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री टू। डोमेस्टिक सप्लायर ने ना कोवाडा में कंपोनेंट्स देने से थोड़ा मना कर दिया। बाद में एनपीसीआईएल जो ऑपरेशन वगैरह चलाती है ना कंपनी, सरकारी कंपनी है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, इसने बोला कि यार हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे देते हैं। लेकिन असल में कॉन्ट्रैक्ट में लिख के भी दे दिया तो वो कोर्ट टेस्टेड तो नहीं है ना, कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी? कोर्ट तो बोल देगी 2010 में जो एक्ट है हम तो उसकी मानेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी ना मानेंगे। समझ रहे हो? तो यहां पे ये दिक्कत है। फिर इसके बाद एस्ले टेलिस बोलते हैं कि फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं हो सकता फॉरेन कंपनीज के बिना। इंडिया चाहता है कि हाँ 100 गीगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे 2047 से पहले। भाई इतनी ज्यादा कैपेसिटी आप नहीं कर सकते फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के बिना, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा 2010 का कानून। फिर एस्ले टेलिस ये भी बोलते हैं कि ग्लोबल नॉर्म्स भी यही बोलते हैं। एक कन्वेंशन है सीएससी। सीएससी कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ये जो कन्वेंशन है ना, अब इसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है इसका, सिर्फ ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी। इस कन्वेंशन के 3 प्रिंसिपल्स हैं कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के। पहला है ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी, सप्लायर की नहीं होगी। दूसरा प्रिंसिपल है प्री फंडेड इंश्योरेंस पूल। प्री फंडेड इंश्योरेंस पूल मतलब इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करें और इसके लिए अलग से एक पूल बनाया जाए, मतलब अलग से पैसा इकट्ठा किया जाए। और तीसरा प्रिंसिपल है सप्लायर लायबल तभी होगा जब उसने जानबूझ के गलती की है, मिसकंडक्ट किया है। जानबूझ के गलती समझ रहे हो, मतलब विलफुल मिसकंडक्ट, पता था उसे कि यहां गलत एक्सीडेंट हो सकता है फिर भी उसने बेच दिया। समझ रहे हो, चिपका दिया कि ले लो अच्छा प्रोडक्ट है, जबकि उन्हें पता था इसमें कमी है। तो फिर सप्लायर की लायबिलिटी फिक्स होगी कि भाई तुमने जानबूझ के बेच दिया और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के। पहला ऑपरेटर ओनली लायबिलिटी, दूसरा प्री फंडेड इंश्योरेंस पूल और तीसरा सप्लायर की लायबिलिटी सिर्फ मिसकंडक्ट के सर्कमस्टांसिस में। फिर देखो राइटर एक चीज ये भी बोलते हैं,
आजकल ना एक एक जो छोटे रिएक्टर है ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इनकी काफ़ी चर्चा है। ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, ये 60 से लेकर 200 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैक्ट्री में बनाए जा सकते हैं और इनको असेंबल किया जा सकता है आसानी से वहाँ पे जहाँ पे ये इस्टेब्लिश करने हैं। तो अगर देखो इंडिया अपने लॉज को चेंज करता है ना, तो फॉरेन कंपनीज की एसएमआर जो टेक्नोलॉजी है इंडिया को मिलेगी और इंडिया न्यूक्लियर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी में अभी इंडिया बहुत आगे नहीं है, लेकिन फॉरेन कंपनीज आएंगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाली देंगी इंडिया को। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकता है देश के कोने कोने में। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं एस्ले टेलीज। अब अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं डी रघुनंदन के द्वारा। डी रघुनंदन सबसे पहली बात देखो ये बोलते हैं, डी रघुनंदन पहली बात ये बोलते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब एक बात सोच के देखो, अब हम बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ रही हैं। आप ये देखो ना, यूएसए फ्रांस जैसी कंपनीज अपने अपने देशों में भी तो नहीं प्लांट लगा रही हैं ना, वहां तो इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जहां की कंपनी है, जैसे यूएसए की कंपनी है वेस्टिंग हाउस, यूएसए कौन सा न्यूक्लियर कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर रहा है, आप ये देखो ना। और दूसरा बात इन्वेस्टमेंट की हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज आएंगी तो हमें टेक्नोलॉजी देंगी। राइटर ये बोलते हैं कि यार डिफेंस के क्षेत्र में तो हमने एफडीआई 100% कर रखी है। पहले 25% हुआ करती थी, अब डिफेंस के क्षेत्र में 100% एफडीआई है। आप बताओ कौन सी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में आके डिफेंस इक्विपमेंट से इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, मतलब प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए? नहीं किए। तो प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की नहीं है जैसा कि बोला जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वेस्टर्न कंपनीज आसानी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती हैं, नहीं करती हैं। करती भी हैं तो छोटा मोटा करती हैं, कोर टेक्नोलॉजी कभी ये नहीं करती हैं, मतलब ट्रांसफर। जैसे एक यूएसए की कंपनी थी वेस्टिंग हाउस, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना चाइना को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर दे दिया। चाइना ने क्या किया, चाइना आपको पता ही है, क्लोन बना दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी और कॉपी पेस्ट कर दिया मॉडल। मतलब चाइना वाले क्या करते हैं, यूएसए से कोई मशीन खरीद ली, फिर उसके पुर्जे पुर्जे खोल के देख लेते हैं कैसे ये मशीन बनी है, फिर उसी चीज को वो चाइना थोड़ा जुगाड़ करके सस्ता बना देते हैं और दुनिया को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए यूएसए की कंपनीज ना ज्यादा कॉशियस हैं, सावधान हैं कि यार हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे तो फिर इंडिया भी सस्ता बना के बेचना स्टार्ट कर देगा दूसरे देशों को। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं कि देखो जो टेलीज बात कर रहे हैं ना, हाँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले मॉडल को इंडिया ज़्यादा अच्छे से आगे ले जा सकता है, फॉरेन कंपनीज आएंगी तो रघुनंदन ये बोलते हैं कि यार ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला जो मॉडल है ना अभी एक्सपेंसिव है और इसका अभी फैक्ट्री मॉडल टेस्ट नहीं हुआ है, तो बातें सिर्फ अभी हवा में है। ऐसा नहीं कि किसी देश ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट किया है, नहीं। और रघुनंदन ये भी बोलते हैं कि भैया आप सप्लायर की लायबिलिटी आप हटा दोगे ना तो ये अनएथिकल है। अगर एक्सीडेंट हुआ, पब्लिक को नुकसान पहुंचा, तो देखो उस सूरत में भी प्रॉफिट तो प्राइवेट कंपनी का हो गया, उसने तो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बेच दिया, लेकिन अब नुकसान हो गया पब्लिक को। तो पब्लिक सेफ्टी और ट्रस्ट का इशू ये बन जाता है कि जो इक्विपमेंट दे रहा है वो भी तो अच्छे से इक्विपमेंट देना। उसमें कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए उसने चिपका दिया, पता कैसे लगेगा? लेकिन डर होगा कि भैया लायबिलिटी तुम्हारी है, तो फिर वो नकली प्रोडक्ट देगा नहीं, वो चिपकाएगा नहीं। समझ रहे हो? फिर एक पॉइंट रघुनंदन जी ये भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी देखो एक स्ट्रेटेजिक डोमेन है। क्या है? स्ट्रेटेजिक डोमेन है। और प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन एंट्री से ना नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, आईपीआर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए सोच समझ के प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन कंपनीज को एंट्री दी जाए। तो ये पूरा हमने दोनों साइड के आर्गुमेंट्स डिस्कस कर लिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्कस कर लिया। अब आती है बात किसकी? वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड बहुत जरूरी है इस मामले में। वे फॉरवर्ड में आप क्या बोलोगे? सबसे पहली चीज, आप ना फेस्ड लिबरलाइजेशन करो। फेस्ड लिबरलाइजेशन मतलब पहले आप इजाजत दो हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज को, पहले इजाजत दो देश की प्राइवेट कंपनीज को, फिर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने दो। फिर दूसरे नंबर पे जो ये CL&D 2010 का लाइबिलिटी वाला एक्ट है ना, इसे आप मॉडिफाई करो, स्क्रैप मत करो।
मतलब सप्लायर लायबिलिटी को पूरी तरह से मत हटाओ, लेकिन सप्लायर लायबिलिटी को थोड़ा आप अच्छे से इंटरप्रेट कर दो। इंटरप्रेट मतलब जैसे वो वाली बात है ना कि कंपनीज अगर विलफुल मिसकंडक्ट करेंगी तो उसके लिए सप्लायर की भी लायबिलिटी होगी। मतलब किस सूरत में, किस सिचुएशन में सप्लायर की लायबिलिटी होगी, आप ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। फिर राइटर ये भी बोलते हैं, जो ये न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ना, जिसका नाम है AERB। AERB मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसको थोड़ा आप और ज्यादा ऑटोनोमस बना दो। और ज्यादा ऑटोनोमस बना दोगे तो ये बॉडी और बेहतर ढंग से इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से डिजिटल न्यूक्लियर रिएक्टर के जो डिजाइन वगैरह हैं उनको रिव्यू करेगी कि डिजिटल न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डिजाइन है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है। ऐसा तो नहीं घटिया क्वालिटी का न्यूक्लियर रिएक्टर बना के हमें बेच दिया। तो ये इंश्योर करेगी ये बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। और फिर देखो, कंपनीज जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर परचेज करें ना, तो कंडीशन लगा के परचेज करें कि भैया तुम टेक्नोलॉजी दोगे तभी हम आपसे परचेज करेंगे, मिल के हमारे साथ R&D करना जरूरी है, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करो। तो ये कंडीशंस रखो ना खरीदते वक्त, समझ गए। और फिर देखो, न्यूक्लियर इंश्योरेंस जो पूल है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी इंडिया ने ना 1500 करोड़ का पूल बनाया है कि हाँ भाई कोई एक्सीडेंट हो गया तो यहां से पैसा निकाला जाएगा। इस पूल को थोड़ा और एक्सपेंड करो, ये बहुत छोटा है। जैसे फ्रांस, यूके जैसे देशों में ना ये पब्लिक प्राइवेट इंश्योरेंस पूल है जो बहुत बड़ा है, तो इंडिया में सिर्फ 1500 करोड़ का है, इसे एक्सपेंड करो। और सरकार ने इस मामले में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बरते न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, और जनता भी ट्रस्ट में आए कि हाँ भाई सरकार न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ रही है तो इससे खतरा नहीं है। इससे जनता भी पूरी तरह से थोड़ा सुरक्षित महसूस करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और वो तभी पॉसिबल होगा जब सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेंसस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, वैसे सेंसस हर 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ना कोविड-19 की महामारी आ गई थी, तो इस बार 2021 में सेंसस कंडक्ट हो नहीं पाया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि मार्च 2027 से पहले हम सेंसस की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म करवा लेंगे, मतलब कंडक्ट कर लेंगे मार्च 2027 से पहले। अब राइटर बोलते हैं, शुरुआत में देखो 2021 में सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से काफ़ी गवर्नेंस पे प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए सोशल स्कीम्स चलानी थी तो पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस का डेटा था ही नहीं। तो 2011 के सेंसस के डेटा से काम चलाना पड़ रहा था कि कौन गरीब है, किसको स्कीम का लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और तब से लेके अभी तक देखो डेमोग्राफिक डेटा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो सेंसस की घोषणा करना सरकार की तरफ से जाहिर तौर पे अच्छा कदम है, लेकिन देखो कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। पहली बार सेंसस डिजिटली कंडक्ट होगा। अब डिजिटली कंडक्ट होगा तो आज के समय में आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI आ गया है, बिग डेटा है, तो सारा डेटा डिजिटल रहेगा तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान रहेगा और एनालिसिस के बाद में पॉलिसीज बनाना बहुत ईजी रहेगा। तो डिजिटली सेंसस कंडक्ट करना तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ देखो कुछ कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जैसे प्राइवेसी संबंधित कंसर्न्स हैं, डेटा को चोरी संबंधित कंसर्न्स हैं, उन्हें भी साथ के साथ एड्रेस करना पड़ेगा। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना सभी लेवल पे ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए। सेंसस कैसे कंडक्ट हो रहा है पूरी प्रोसेस के बारे में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, सारा डेटा पब्लिक में रखना चाहिए ताकि पब्लिक का ट्रस्ट इस पूरी प्रोसेस में रहे। आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा डिटेल्स रिलीज़ करेगी कि कैसे हाउस होल्ड्स तक पहुँचेंगे सरकार के एम्प्लॉइज़ और कैसे डेटा इकट्ठा करेंगे, क्या लॉजिस्टिक्स होंगे, सारी घोषणा सरकार आने वाले दिनों में करेगी। अभी पूरा सारी चीज़ें सरकार ने रिलीज़ नहीं की हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो पहली बार ऐसा होगा 1931 के बाद में कि कास्ट से संबंधित डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अब वैसे तो इससे फ़ायदा होगा, हमारे देश में सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग पता लगेगी अलग अलग कास्ट की, और उसी हिसाब से सरकार स्कीम लॉन्च कर सकेगी अलग अलग कास्ट को फ़ायदा देने के लिए। लेकिन ना इससे कास्ट सेगमेंटेशन, अलग अलग कास्ट के बीच में सेग्रीगेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, तो समाज में डिवीजन भी हो सकता है। तो इस पर ध्यान देने वाली बात होगी कि डेटा को मिसयूज ना किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। फिर एक पॉइंट ये भी है,
अभी देखो इंडिया ना डेमोग्राफिक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। मतलब एक तरफ हमारे देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ देखो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और रीजनल वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। कई राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट अभी उतनी कम नहीं है, कई राज्यों में बल्कि 2 से भी कम हो गई है। तो सेंसस का डेटा जब आएगा तो फिर देखो बल्कि पॉलिसीज और ज़्यादा रिफाइन होंगी, समझ गए। फिर सबसे बड़ा इशू ये है डीलिमिटेशन का। देखो संविधान में ये लिखा हुआ है 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, उसके आधार पे डीलिमिटेशन होगा। यानी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो सीट्स हैं वो बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं 2026 के बाद कंडक्ट होने वाले पहले सेंसस के डेटा के आधार पे। अब आपको पता है साउथ इंडिया के राज्यों की पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, तो उनको डर है कि हमारी लोकसभा में सीट्स घट जाएंगी। घट जाने का मतलब परसेंटेज घट जाएगा। तो देखो सरकार को ना इस मुद्दे पे अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब सेंसस कंडक्ट होना स्टार्ट होगा तो सरकार को अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज तो देखो सरकार की मंशा थोड़ी सही नहीं लगती है कि जानबूझ के सरकार ने 2026 का वेट किया कि हाँ भाई सेंसस का डेटा 2027 में ही आए, और जिसके बेस पे हम फिर डीलिमिटेशन कर सकें, और हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की सीट्स ज़्यादा मिलती हैं तो वहाँ पे हमको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन राज्यों की परसेंटेज ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी लोकसभा में। फिर तो लगेगा सरकार की यार यही रणनीति थी, जानबूझ के इन्होंने सेंसस डिले किया। तो देश में देखो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनना चाहिए। अभी से सरकार को अपना स्टांस क्लियर कर देना चाहिए। क्या सिर्फ पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा डीलिमिटेशन के लिए, या फिर दूसरी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब डीलिमिटेशन इस प्रकार से हो कि साउथ इंडिया के राज्यों को नुकसान ना हो। अदरवाइज देखो फिर देश में मतलब नाराजगी फैल जाएगी, फिर वहां के भी पॉलिटिशियन भड़काएंगे कि देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर देश टूटने वाली बात हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंसस से संबंधित। इस प्रकार से देखो आर्टिकल्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एथिक्स का थोड़ा सा पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने एथिक्स के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अब कुछ और टर्म्स हैं जो शुरुआत में आपको जानना जरूरी है, जिससे आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी एथिक्स के बारे में। एक बार बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई ना, फिर आपको कंसेप्ट तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। तो ना आप एक टर्म सुनते हो बिलीफ्स। बिलीफ आप बताओ क्या होता है, सोच के बताओ बिलीफ क्या होता है। बिलीफ देखो वो चीजें होती हैं, वो आइडियाज होती हैं जो हमें लगता है कि सच हैं। कोई जरूरी नहीं वो सच हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सच हैं। अब बिलीफ्स कई बार देखो इलॉजिकल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो सोच है जो किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है जिसे वो लगता है कि ये सोच मेरी सही है, सच है ये। जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे देखो लड़कियां जो हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती। लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, बहुत लोगों की ना ये सोच होती है, तो ये उनका बिलीफ है। अब ऐसा कोई देखो एविडेंस थोड़ी ना है। अब कई लड़कियां आपको पता है, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया ड्राइवर होते हैं। इतनी बढ़िया ड्राइवर तो लड़के भी नहीं होते। तो ये सिर्फ एक उनका बिलीफ है, ये वो सोच है जो उनको लगता है कि ये सच है। समझ गए। और देखो ये जो बिलीफ आते हैं ना, किससे आते हैं? ये एक्सपीरियंस से आते हैं, अपब्रिंगिंग से आते हैं। जैसे कई लोगों की सोच ऐसी होती है, कई लोगों का बिलीफ ये होता है कि औरतें सिर्फ किचन में खाना बनाए तो ज़्यादा सही है। अब ये उसकी अपब्रिंगिंग से आया है, उसने अपनी माँ को देखा है शुरू से ही, बचपन से खाना बनाते हुए, तो उसका ये बिलीफ बन गया है। कई बार सोसाइटी से बिलीफ बन जाता है। समझ रहे हो? तो बिलीफ मतलब इंडिविजुअल को लगता है कि ये चीज जो है वो सही है, उस सोच को कहते हैं बिलीफ। अब ये बिलीफ भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर बिलीफ, एक होता है पेरिफेरल बिलीफ। कोर बिलीफ मतलब ये जो बिलीफ होते हैं ना, ये डीप होते हैं। ये कई लोगों की ना आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे कोई ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है, ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है, तो ना ऑनेस्टी उसका डीप बिलीफ है। वो बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? ये ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर का बिलीफ है, कोर बिलीफ है कि भैया उसकी आइडेंटिटी से जुड़ गया है। जैसे मान लीजिए खेमका है, अशोक खेमका थे।
वो एक ईमानदार ऑफिसर है। अब ये उनकी आइडेंटिटी से जुड़ गया था। तो अब अशोक खेमका ना, उनका ये कोर बिलीफ बन गया ऑनेस्टी। वो सबसे बाकी बिलीफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी से जुड़ गया है, डीपली इंटरलाइज उन्होंने कर लिया है कि ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे गांधी का था, गांधी का नॉन वायलेंस कोर बिलीफ था। वो बाकी चीजों से अपना व्यू चेंज कर लेंगे, लेकिन वायलेंस से नहीं करेंगे, अहिंसा से नहीं करेंगे। तो ये होते हैं कोर बिलीफ। फिर दूसरे होते हैं पेरिफेरल बिलीफ। पेरिफेरल जो बिलीफ होते हैं ना, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए महेश है, महेश को लगता है कि यार अगर मैंने काली बिल्ली देख ली ना, तो मेरा जो लक है वो खराब हो जाएगा। लेकिन ना महेश कुछ दोस्तों से मिला, कुछ और एक्सपीरियंस हुए, तो एक महीने बाद महेश को लगने लगा कि यार ये काली बिल्ली का जो कंसेप्ट है वो फर्जी है, मुझे गलत ही लगता था। तो मतलब महेश का ये बिलीफ चेंज हो गया। अब ये पेरिफेरल बिलीफ था, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं था महेश का। तो वक्त के साथ वो बिलीफ तो जो था वो छूट गया। तो ऐसे जो बिलीफ होते हैं ना, वो होते हैं पेरिफेरल बिलीफ, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और थोड़े से एक्सपीरियंस पे जो चेंज हो जाते हैं। समझ गए? तो दोनों तरह का हमें पता लग गया। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी बायस। कॉम्प्लेक्सिटी बायस क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बायस का मतलब देखो ये होता है, हम ना कई बार ना सिंपल सॉल्यूशन को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है वही इंटेलिजेंट है। जैसे आंसर्स में ना कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखने से काम चलेगा? मेरी लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा सिंपल है। उनको लगता है कि जो हाईफाई इंग्लिश लिख के आता है ना पेपर में, सोफेस्टिकेटेड लिख के आता है, वो ज्यादा सही है। सोसाइटी का ना ये कॉम्प्लेक्सिटी बायस होता है कि यार सिंपल चीजें सही नहीं होती, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं वो ज्यादा सही होती हैं। आपको ना एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे ना फोन खराब हो गया, अब पापा बोलेंगे यार सिंपल रीस्टार्ट कर लो ठीक हो जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं पापा इसमें कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। जबकि देखो हल सिंपल था, रीस्टार्ट। सिंपल चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। कभी कभी देखो लोग ना करप्शन के रीजन ना 10 पेजेस में लिखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार करप्शन को इतना कॉम्प्लेक्स ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा सही है। लेकिन देखो करप्शन का सिर्फ एक ही रीजन है, ग्रीड, लालच। ओवर थिंक करने से ना रियल प्रॉब्लम छुप जाती है। तो ये होता है लोगों का ना कॉम्प्लेक्सिटी बायस। फिर नेक्स्ट है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है इंसान के अंदर की मोरल क्वालिटी। इंसान के अंदर की मोरल क्वालिटी, जैसे देखो ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, करेज है। वर्च्यू देखो एक ऐसी वैल्यू है जो ना सोसाइटी को सुधारने में काम आती है। जैसे देखो सोक्रेटिस ने बोला था नॉलेज इज वर्च्यू। सोक्रेटिस का कहना यह था अगर इंसान हो, सही ज्ञान मिल जाए तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो मतलब नॉलेज मिल गया तो वो गलत काम नहीं करेगा। अब अशोका का एग्जांपल ले लीजिए। कलिंगा वार के बाद ना अशोका वर्च्यू के एक सिंबल बन गए। पहले वो वायलेंट थे, फिर उन्होंने धमा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कंपैशन, ट्रूथ और टॉलरेंस को अपनाया। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमिलिटी और इंटीग्रिटी के। उन्होंने कभी देखो फैमिली को सरकारी प्लेन में नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि ये उनका वर्च्यू था कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो वर्च्यू मतलब इंसान के अंदर की क्वालिटी, मोरल क्वालिटी। समझ गए? फिर आता है करेक्टर। करेक्टर का क्या मतलब है? करेक्टर मतलब इंसान का ना टोटल मेंटल प्लस मोरल मेकअप। करेक्टर मतलब इंसान का मोरल मेकअप वर्सेस मेंटल मेकअप। थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूं। देखो करेक्टर जो है ना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर एक्शन में हमें करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी जो मेंटल थिंकिंग है वो कैसी है, मोरल थिंकिंग है वो कैसी है, सब पता लगता है हमें उस इंसान के एक्शन से। करेक्टर के एलिमेंट्स क्या है? करेक्टर के एलिमेंट्स हैं कि किसी पर्सन की, फॉर एग्जांपल महेश की पर्सनैलिटी कैसे है, महेश की वैल्यूज कैसे हैं, क्या उनकी महेश की वैल्यू ग्रीड है या महेश की वैल्यू जो है वो है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब। किसी भी पर्सन का, फॉर एग्जांपल महेश का बिहेवियर कैसा है, इससे करेक्टर पता लगता है। हैबिट कैसे हैं, इससे करेक्टर पता लगता है। तो ये एलिमेंट्स हैं किसी भी पर्सन के करेक्टर को पता लगाने की। पर्सनैलिटी, वैल्यू क्या है, बिहेवियर कैसा है, हैबिट कैसी हैं। जैसे आप भगत सिंह का एग्जांपल लीजिए। भगत सिंह की पर्सनैलिटी कैसे थी? बोल्ड, फियरलेस, कमिटेड।
तो उनका जो करेक्टर है उनके एक्शंस में दिखता था। मतलब उन्होंने जैसे बम फेंका, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, करेज दिखाया, तो ये सब उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। अब कई बार देखो बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? देखो बिलीफ और फेथ में डिफरेंस है। बिलीफ मतलब किसी चीज में कॉन्फिडेंस या फिर जनरल ट्रस्ट। अब ये साइंटिफिक भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कई लोगों का बिलीफ होता है कि वैक्सीन से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। अब ये इरेशनल है, इलॉजिकल है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा मानता है, ये उसका बिलीफ है। समझ गए? जो उसके पीयर ग्रुप से बना है। लेकिन दूसरी तरफ जो फेथ होता है ना, फेथ इसमें तो डिवोशन आ जाता है, मतलब कंप्लीट भरोसा। जैसे धर्म में गुरु ने कोई बात बोल दी तो जो फॉलोअर हैं उनका कंप्लीट फेथ हो जाता है उस चीज में कि गुरु ने बोला है तो बस मानना ही मानना है इसे। जैसे भगवान देख रहा है, ये फेथ है। मतलब पॉइंट यहां पे ये है, जहां देखो बिलीफ थोड़ा ब्रॉड होता है, जनरल होता है, फेथ थोड़ा रिलीजन से जुड़ा होता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है। बिलीफ में एक्सपीरियंस से आता है, बिलीफ या अपब्रिंगिंग से आता है, लेकिन फेथ में ना थोड़ा डिवोशन होता है, इमोशन भी जुड़ा होता है फेथ में। बिलीफ में इमोशन नहीं जुड़ा होता। समझ रहे हो? बिलीफ में इमोशनल इंटेंसिटी कम होती है। जैसे मान लीजिए काली बिल्ली से खराब लक आता है, ये बिलीफ है। अब इसमें इमोशन थोड़ी है। लेकिन देखो भगवान ने कुछ बोला है, धर्म में मान्यता है, भगवान कहता है कि बड़ों का सम्मान करो, हर मंगलवार को मंदिर जाके आओ हनुमान जी के, तो ये विश्वास है, कोई मंदिर जाता है, इसमें इमोशन जुड़ा होता है। इमोशन की इंटेंसिटी हाई होती है फेथ में। समझ रहे हो? बिलीफ थोड़ा बदल सकता है आसानी से, लेकिन फेथ बदलना मुश्किल होता है। भगवान में विश्वास, रिलीजन में विश्वास, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास इतना आसानी से नहीं जाता। समझ रहे हो? जैसे क्लाइमेट चेंज रियल है, ये बिलीफ है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ ठीक करेगा, इसे बदलना मुश्किल है ज्यादा। तो फेथ में इमोशनल इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप पूछोगे सर ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो ये टर्म्स बहुत काम की हैं। जैसे बिलीफ्स के बारे में हमने बात किया ना, बिलीफ की वजह से डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं। तो पॉलिसी बनाते वक्त ना सिविल सर्वेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके जो बिलीफ हैं वो पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट ना हो। पर्सनल जो उसके बिलीफ्स हैं वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट ना हो, ये सिविल सर्वेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। वर्च्यू हमने क्यों पढ़ा? वर्च्यू से देखो क्रेडिबिलिटी पता लगती है। एक करप्ट ऑफिसर है, उसका जो फाइल है ना, कभी भी ट्रस्ट नहीं जीतेगा। पता है कि ये करप्ट ऑफिसर है, ये फाइल में कुछ गड़बड़ करके लाएगा, वो वर्च्यू से पता लग जाता है। मतलब जो ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है उस पर आप ट्रस्ट कर लोगे, करप्ट पे नहीं करोगे। तो इस प्रकार से देखो ये सारी जो टर्म्स है ना वो इंपॉर्टेंट है।